हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी SSSC द्वारा आयोजित वीडियो परीक्षा बेहद ही करीब है। आप लोगों के पास वक्त बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप लगातार जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको करते रहिए। हम लोगों ने मैराथन कक्षाएं आप लोगों की प्रोवाइड की हैं, उसको देखिए। आगे भी जल्दी मैराथन और क्लासेस जो बची हुई हैं आने वाली हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। ये लास्ट मोमेंट है, आप जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए और केवल प्रैक्टिस कीजिए। अतिरिक्त पढ़ने का आपके पास समय अब नहीं है। अतिरिक्त पढ़ने के चक्कर में कई बार होता है कि जो चीज़ें हमारी पहले से पढ़ी हुई होती हैं वो भी हमारे हाथ से निकल जाती हैं। इसलिए अपना प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। सबसे पहले है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक। आपको इस गद्यांश को पढ़कर इसके उत्तर देने हैं। आप लोग गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए। इस गद्यांश में ज़्यादातर चीज़ें धन और मनुष्यता के आसपास हैं। आप लोग एक बार गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। तो गद्यांश आप लोग पढ़ लिए होंगे। आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। आप गद्यांश को पढ़ेंगे, देखेंगे कि धन कमाने वाला जो अधिक नाम नहीं कर पाता है वो केवल धन की पूजा करता है, अर्थात विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता क्योंकि वह केवल धन की पूजा करता रह जाता है। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। आप लोग इसका उत्तर बिना गद्यांश को पढ़े ही दे सकते हैं। आप देखेंगे कि जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है, यानी जो सच्चे मानवता के लिए कार्य करता है, उसकी पूजा होती है, ना कि धन वालों की। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। आप लोग देखेंगे गद्यांश को तो ज़्यादातर चीज़ें धन और मनुष्यता के आसपास ही घूम रही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा धन और मनुष्यता। अगला प्रश्न है, किनकी प्रतिष्ठा कम हुई है, यानी समाज में किनकी प्रतिष्ठा आजकल कम हुई है। आप लोग गद्यांश में देख सकते हैं पढ़कर। तो आप देखेंगे जिन्होंने अपना जीवन केवल उद्देश्य ही रखा है कि केवल धन कमाना या फिर रुपया बटोरना, तो ऐसे लोगों की समाज में प्रतिष्ठा कम हुई है। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना और धन प्राप्त करना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। बहुत से धनवान व्यक्ति होते हैं जिनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, और बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास धन नहीं होता है लेकिन उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में लघु स्वर है। लघु स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो जिनकी केवल एक मात्राएं होती हैं, जैसे अ, इसके साथ साथ बात करें छोटी ई और छोटा ऊ, ये तीनों जो हैं लघु स्वर हैं। इसके बाद बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों जो हैं ये दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उच्चारण तालु से होता है, यानी किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। हमने अलग अलग प्रैक्टिस सेटों में कई बार बताया है कि ईचू यशा नाम तालु। ईचू का मतलब होता है, ई का मतलब हो गया छोटी ई और बड़ी ई। इसके बाद च का मतलब हो गया च वर्ग। च वर्ग में छ आता है, तो यानी इसका जो उच्चारण होता है वो तालु से होता है। इसके साथ साथ जो बड़ा श होता है इसका भी उच्चारण तालु से होता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। एक साथ दोनों का जहाँ पे उपयोग होता है, कंठ से वायु निकलती है और तालु पर जीवा टच करती है, तो ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण ऐसे होता है। तो आप देखेंगे जो ए होता है और ए, ये दोनों जो हैं इनका जो उच्चारण होता है कंठ और तालु से होता है, इसलिए इसे कंठ तालु या फिर कंठ तालव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। देखिए, दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, एक होती हैं अल्प प्राण और दूसरी होती है महाप्राण। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होता है, और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। अगर जैसे आप क वर्ग की बात करें तो क, ग और अंग, ये तीनों जो हैं अल्प प्राण हैं। अगर बात करें ख और घ की तो ये दोनों महाप्राण हैं। अगला प्रश्न है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह से हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सभी के सभी स्पर्श व्यंजन हैं। अगर आप पहले में देखें तो इसमें ह है। हर्ष जो होता है ये संघर्षी व्यंजन होता है। यह है इसमें, तो यह जो होता है ये अंतस्थ व्यंजन होता है। इसमें भी ह है तो यह संघर्षी हो गया। अगर बात करें क, च, प और द, ये जो हैं सभी स्पर्श व्यंजन हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन पांचों वर्ग के जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, वो सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछ ले तो ये होती है 25। अगला प्रश्न है,
निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? उत्पत्ति की दृष्टि से जो होते हैं शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक और एक होता है योग रूढ़। तो रूढ़ जो होता है उसको अगर आप तोड़ेंगे शब्द को, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे पानी शब्द है, अगर आप पानी को तोड़ेंगे तो पा और ना अलग हो जाएगा नी, तो दोनों का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। यौगिक जो होते हैं इनमें 2 शब्द जुड़ते हैं, दोनों के अपने अपने अर्थ होते हैं। जैसे हिमालय है तो हिमालय में हिम का अर्थ अपना अलग है और आलय का अर्थ अलग है। अगर बात करें जो योग रूढ़ होते हैं, योग रूढ़ में ऐसे शब्द होते हैं जिनमें 2 शब्द अलग अलग अर्थ वाले होते हैं, लेकिन उनके जुड़ने के पश्चात उनका कोई तीसरा अर्थ निकल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें जैसे गिरधर, गिर का मतलब होता है पर्वत, धर का मतलब होता है धारण करने वाला, तो दोनों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन जो इसका अर्थ निकल कर आता है ये होता है श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण को गिरधर कहा जाता है। यानी योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें बहुब्रीहि समास भी होता है। अगला प्रश्न है गीतांजलि का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद करते समय आपको ध्यान में रखना है कि किसी शब्द को 2 शब्द में तोड़ा जाएगा तो दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होगा। दोनों आप इसमें देखेंगे तो गीतांजलि में गीत प्लस अंजल से मिलकर बनता है गीतांजलि। गीत का त का जो अ है ये और अंजल का अ, ये दोनों मिलकर बड़े आ का निर्माण करते हैं। तो जहाँ पर ऐसा होता है वहाँ पर होती है दीर्घ संधि, अर्थात इसमें जो संधि है वो दीर्घ स्वर संधि है। तो यहाँ पर गीतांजलि का उत्तर हो जाएगा गीत प्लस अंजल से मिलकर बना है गीतांजलि। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो जब कभी भी किसी शब्द में जो प्रारंभिक शब्द होता है वो किसी संख्यावाची हो, संख्या से प्रारंभ होता हो, तो वहाँ पर हो जाता है द्विगु समास। कुछ उदाहरण होते हैं जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, जैसे पंचानन हो गया, सटानन हो गया, यानी 6 मुखों वाला, 5 मुखों वाला। तो ये दोनों अलग अलग हैं, बाकी सभी द्विगु होते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जब आप प्रत्यर्पण का विच्छेद करते हैं तो ये होता है प्रति प्लस अर्पण। प्रति प्लस अर्पण से मिलकर बनता है प्रत्यर्पण। यहाँ पर त का जो ई है, ई बदल जाता है या में, उसके बाद आ है, ये आ की मात्रा आकर पीछे लग जाती है, तो यह पूरा यह बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर यह हलंत रहता है यहाँ से, इसलिए यह जुड़ने के बाद यह पूरा यह का रूप धारण कर लेता है। त के हलंत वाला जो त होता है ये आधा त होता है, तो ये त आकर यहाँ पे लग जाता है। तो ऐसा जहाँ कहीं भी होता है वहाँ पर यड़ संधि होती है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा ये होगा विकल्प बी, प्रति उपसर्ग है, अर्पण इसका मूल शब्द है। अगला प्रश्न है बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सामान्यतः जो शब्द है वो है बैठ। बैठ में जो है का प्रत्यय लगने से बन जाता है बैठक, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप क्या होता है? देखिए जो नया का तत्सम रूप होता है ये होता है नव्य। नव्य मतलब होता है नया। अगला प्रश्न है कपाट का तद्भव क्या होता है? तो कपाट को कहते हैं किवाड़, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कपड़ा का हो जाता है करपट, यानी कपड़ा का जो तत्सम होता है वो करपट होता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द जो है देशज है? यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से देशज कौन सा है। तो एक शब्द है लोटा, एक है लाठी, तो ये दोनों जो है ये देशज शब्द हैं। विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पहचान सकते हैं। आप यहाँ पे चकमा है, लथपथ है, फूलना है, ये सभी आप देख सकते हैं कि ये विदेशी नहीं है। लेकिन जो कूपन शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये होता है COOPAN। तो कूपन शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए यह विदेशी है। आइए आगे देखते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी संज्ञा जो एक ही प्रकार की वस्तुओं या फिर व्यक्तियों के वर्ग का नेतृत्व करती है उसे कहा जाता है जातिवाचक। जैसे अगर आप लड़का कहते हैं तो ये समूचे लड़का के लिए हो जाता है, यानी जितने भी लड़के होते हैं वो सबको संबोधित करता है। अगर आप लकड़ी की बात करते हैं तो सभी वृक्षों की लकड़ियों की बात हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसे होता है जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में होता है किसी व्यक्ति विशेष का जो बोध कराता हो। जैसे आप 10 लोगों के बीच में किसी पर्सनल व्यक्ति का, जैसे कोई इसमें रामू है, आप रामू का कर पुकारते हैं तो यह व्यक्तिवाचक हो जाता है। जैसे पर्वतों में आप हिमालय कहकर पुकारते हैं तो वह व्यक्तिवाचक हो जाता है। भाववाचक में भावनाओं का जो है
प्रादुर्भाव होता है, भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। द्रववाचक में जो पदार्थ होते हैं उनको व्यक्त किया जाता है, पदार्थों को द्रववाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द इसमें से कौन सा है, आप लोग पहचान सकते हैं। जैसे राकेश, गोदावरी, रामचरितमानस, ये सभी जो है संज्ञा होते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर जब कभी भी किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई भी वाक्य है, उसमें राकेश को लेकर कोई बात हो रही है तो बार बार राकेश का नाम न लेकर उसके स्थान पर वह या फिर उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द जो होते हैं, जैसे वह हो गया, उसका हो गया, उसकी हो गए, उसके हो गए, ये सभी जो है सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण शब्द है। आपको बताना है इसमें से किस शब्द में जो है विशेषण है। आप लोग इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा। जैसे उपासना एक क्रिया होती है, जो कि उपासना किया जाता है, भगवान की उपासना की जाती है। उद्गार, ज्वालामुखी में उद्गार होता है, ये भी क्रिया है। वंदना यानी वंदना करना, प्रार्थना करना, यह भी क्रिया है। यानी जो विकल्प सी है यही बचता है। आयत लोचना जो है यह एक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। ऐसी क्रिया जो स्वयं कर्ता जो होता है यह स्वयं न कहकर किसी दूसरे व्यक्ति से कोई कार्य करवाता है, वहाँ पर हो जाती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैंने राहुल से पत्र लिखवाया, तो यहाँ पर जो लिखवाना होता है, दूसरे से काम करवाया यानी कि यह बोध कराता है, यह हो जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। यानी किसी की प्रेरणा से जब कोई दूसरा व्यक्ति कार्य करता है वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में अव्यय है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द अव्यय है। दक्षिण की बात करें, रूस की बात करें, राधा की बात करें, तो ये सभी शब्द जो हैं अव्यय नहीं है। लेकिन मानव शब्द जो है ये अव्यय है। मानव के साथ या हो गया, अथवा हो गया, अन्य बात करें भी शब्द हो गया, ही शब्द हो गया। ऐसा शब्द जो जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, वाक्य में प्रयोग करके किसी भी चीज़ पर, किसी शब्द पर बल दिया जाता है, तो उसे कहते हैं अव्यय। आइए आगे देखते हैं। आग शब्द का पर्यायवाची है। आपको इसमें से बताना है कि आग शब्द है जो, इसका पर्यायवाची क्या हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए एक एक को अलग अलग देखते हैं। जैसे अगर आप बात करें पुंडरीक की, तो पुंडरीक जो है यह कमल का पर्यायवाची है। अगर बात करेंगे सैंधव की, तो सैंधव जो है यह घोटक यानी घोड़ा का पर्यायवाची है। अगर आप बात करें वैश्वानर के अलावा भी आग के बहुत से पर्यायवाची होते हैं, तो जैसे हुताशन हो गया, ज्वाला हो गया, अग्नि हो गई, ये सभी जो हैं आग के पर्यायवाची हैं। आइए आगे देखते हैं। उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा। उद्यम का अर्थ होता है जो सक्रिय हो, जो क्रियाशील हो। तो इसका विलोम हो जाता है जो आलसी हो, जो कोई कार्य न करता हो, उसे आलस्य कहते हैं। यानी उद्यम का विलोम आलस्य हो जाता है। नृप का अर्थ होता है राजा, और इसका जो विलोम हो जाता है ये हो जाता है भिक्षुक। अगर बात करें नीरज का, नीरज का अर्थ होता है जो रस रहित हो, यानी जिसमें कोई रज ना हो। इसका जो विलोम होता है ये होता है सरस। अगर आप बात करें प्रवीण की, प्रवीण का मतलब होता है कोई भी जो तीव्र हो, इसका विलोम हो जाता है अप्रवीण। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा, यानी जो उद्यम का विलोम होता है ये आलस्य होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। यानी जिसे इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, या फिर जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा संभव ना हो, उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। यानी जो इंद्रियों से दूर हो, इंद्रियों के पास में ना हो, इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। लोभ और लोम ये शब्द युग्म है, इसका सही अर्थ आपको बताना है। तो देखिए, लोभ का अर्थ होता है लालच, और लालच दो में है, यानी यहाँ के दो विकल्प कट जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे रोम शब्द है, इसका मतलब होगा कि लोम का अर्थ जो है रोम होगा। तो यहाँ में यानी यहाँ पे जो विकल्प ए है, लोभ का अर्थ हो गया लालच, लोम का अर्थ हो गया रोम, यही इसका जो शब्द युग्म है सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अनेकार्थी श्रेणी का नहीं है। यहाँ पे मधु, शहद, देखिए आप यहाँ पर ही देख लीजिए अनेकार्थी हो गया। शराब भी अनेकार्थी होता है, लेकिन दूध का अर्थ केवल दूध ही होता है, इसके कोई अन्य अर्थ नहीं होते हैं। पर्यायवाची हो सकते हैं लेकिन अन्य अर्थ नहीं होते हैं, यानी जो इसका उत्तर हो गया विकल्प बी दूध हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। आपको बताना है
कि इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे आभ्यंतर, तो यहाँ पर होना चाहिए अभ्यंतर, यानी ये गलत है। अत्याधिक है यहाँ पर, आप यहाँ पर देखेंगे ये अत्यधिक होना चाहिए, यहाँ पर आ की मात्रा गलत है। निरोग में बड़ी की मात्रा होती है, निरोग। बात करें विकल्प डी, निरपराधनी, जो है यह एकदम सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द वर्तनी जो है इसकी अशुद्ध है, आपको उसकी पहचान करनी है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? देखिए अहल्या एकदम ठीक है, प्रव्रज्या यह भी एकदम ठीक है, आर्द्र जो है ये भी ठीक है। आप लोग अक्सर कहते हैं कि द्वारिका, द्वारिका, हालांकि ये गलत है। द्वारिका एक स्थान है जो गुजरात पड़ता है, ये द्वारिका न होकर द्वारका होता है, द्वारका, यानी पहला ही विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में संबोधन कारक का परसर्ग कौन सा है? संबोधन यानी जब हम किसी को बुलाने के लिए किसी भी परसर्ग का प्रयोग करते हैं उसे संबोधन कहते हैं। संबोधन का होता है जैसे हे, भो, इसके अलावा अरे, ये सभी जो हैं ये संबोधन के परसर्ग हैं, यानी विकल्प जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये अन्य जो ऑप्शन है इसकी बात करें तो ने जो है ये कर्ता का होता है। अगर बात करें से तो ये करण का, और इसके साथ साथ जो है ये अपादान दो का होता है। अगर बात करें आप पर तो में, पे, पर ये अधिकरण का होता है। संबोधन का होता है भो। अगला, पुल्लिंगवाचक शब्द छांटिए। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। जैसे आप देखेंगे जब भी शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जानना हो आप उस शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में करिए। जैसे पायल टूट गई या फिर पायल की आवाज़, तो आप देखेंगे ये स्त्रीलिंग हो गया। तलवार की धार, यह भी स्त्रीलिंग है। प्लेट टूट गई, यह भी स्त्रीलिंग है। लेकिन कैमरा जो होता है ये पुल्लिंग शब्द होता है। कैमरा टूट गया, तो यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा, यही पुल्लिंग होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, आपको यहाँ पे बताना होगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे आप रस्सा देखते हैं, ये होता है कि रस्सा टूट गया, यानी विकल्प बी इसका जो होगा वो पुल्लिंग होगा। सूत का धागा, ये पुल्लिंग है। धागा टूट गया, आप देखते होंगे धागा टूट गया, यानी ये भी पुल्लिंग है। यहाँ पे जो स्त्रीलिंग शब्द है ये है डोर, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक का बहुवचन क्या होता है? जैसे शिक्षक हो गए, इसके अलावा गुरु हो गए, तो ऐसे शब्द जो होते हैं इनका बहुवचन बनाने के लिए पीछे गण शब्द का प्रयोग किया जाता है। गण, गण के अलावा जन, ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर शिक्षक का जो बहुवचन होता है ये शिक्षक गण होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ कौन सा काल होता है? यानी क्रिया का वह रूप जिसे कोई कार्य वर्तमान में हो रहा हो और उसके संदेह होने का बोध हो, तो वहाँ पर हो जाता है संदिग्ध वर्तमान, यानी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। कोई चीज़ पास्ट में हुई हो, उसको लेकर कोई संदिग्ध बात हो, तो वहाँ पर हो जाता है संदिग्ध भूत। कोई कार्य अभी कंटिन्यूअस में अभी जारी हो, अभी हो रहा हो वर्तमान में, ये अपूर्ण वर्तमान हो जाता है। कोई चीज़ भविष्य में होने वाली हो, ये संभाव्य भविष्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, मोहन से चला नहीं जाता। तो किसी से चला नहीं जाता, किसी से कहा नहीं जाता, किसी से खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, तो ऐसे इस जो शब्द होते हैं ऐसे शब्दों से व्यक्ति का भाव झलकता है, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो ये आपको बताना है कि क्या ये सरल है, संयुक्त है या फिर मिश्र वाक्य है। देखिए जब किसी भी वाक्य में एक जो होता है मेन वाक्य होता है उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य होते हैं, वहाँ पर होता है मिश्र वाक्य। यहाँ पर अहिंसा ही परम धर्म है, यह एक वाक्य है, लेकिन आचार्य ने कहा कि जो है की शब्द जो होता है ये जहाँ कहीं भी आपको किसी वाक्य के बीच में दिख जाए तो आप 100% मान कर चलिए कि वहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। की के अलावा जैसे क्योंकि अगर है तब भी वहाँ पर मिश्र वाक्य ही होगा, 100% होगा। संयुक्त वाक्य में जो इसके योजक होते हैं, दो वाक्य होते हैं, दोनों के अपने अलग अलग अर्थ होते हैं, दोनों या और अन्यथा जैसे शब्दों से जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द
का चयन करना है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो देखिए पहले एक एक को देख लीजिए। जैसे परमार्थ है, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों पे उड़नतुआ रहा है, यानी जो आधा रहा है यह गलत है। इसका होता है परमार्थ, यानी विकल्प ए ही गलत है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आशीर्वाद में स पे बड़ी की मात्रा होगी और जो र होता है ये व के ऊपर लगता है। महर्ष या विषय है, स भी जो होता है यह छोटी की मात्रा होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पाद बिंदु कौन है? आपको इसमें से पहचान करना है कि कौन सा बिंदु पाद बिंदु है। देखिए पहला बिंदु जो है यह होता है योजक, जो जोड़ने का कार्य करता है, या फिर जो किसी वाक्य को डिफाइन करने के लिए जो योजक लगाया जाता है विश्लेषण के लिए, यह है पूर्ण विराम। और यहाँ पे बात करें यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प बी जो है, जो भाग का चिन्ह है, यह पाद बिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। कीचड़ उछालने का तात्पर्य होता है, जैसे कहा जाता है कि किसी को बदनाम करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर कीचड़ उछाला गया, तो ये होता है बदनाम करना। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ होता है कि बदनाम करना। अगला प्रश्न है, मूंग की दाल खाने वाला। मूंग की दाल खाने वाला, इसका अर्थ बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे किसी को जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो आप उससे कहा जाता है कि आप मूंग की दाल खाइए, यानी आपका जो सिस्टम है वो कमज़ोर हो गया है। तो इसका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति है, यानी यहाँ पे अलगाव की स्थिति दिख रही है साफ साफ। 8 लोग हैं, 9 चूल्हे हैं, यहाँ पे अलगाव हो गया है। विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से लोकोक्ति आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा लोकोक्ति है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, जैसे आस्तीन का सांप एक मुहावरा है, तूती बोलना ये भी मुहावरा है, अंक भरना ये भी मुहावरा है, लेकिन कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये जो है एक लोकोक्ति है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल की शब्दाभिव्यक्ति का क्रम ज्यों का त्यों जब अनुवाद किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? जब किसी भी शब्द की अभिव्यक्ति जो क्रम का जो होता है ज्यों का त्यों जब किया जाता है, वहाँ पर हो जाता है शब्दानुवाद, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली शामिल होती है? तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी बोलियाँ पश्चिमी हिंदी में शामिल होती हैं। तो यहाँ पर होती है खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बुंदेली और हरियाणवी, ये सभी बोलियाँ। और इसके साथ साथ बात करें कन्नौजी, तो ये सभी जो हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हेरिटेज के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या है? तो ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हेरिटेज का अर्थ होता है विरासत, यानी विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? आप लोग इसका उत्तर बताइए कि जिंदगी नामा के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर होगा कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में भक्ति काल का कवि कौन है? तो आप यहाँ बड़ी आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि कबीर दास, इसके साथ साथ बात करें सूरदास, अन्य की बात करें जैसे तुलसीदास, तो ये सभी जो हैं भक्ति काल के कवि हैं, यानी विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो ये है सरदार पूर्ण सिंह का, विकल्प 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यामा किसकी रचना है? तो यामा किसकी रचना है, आप लोग इसका उत्तर बताइए। इसके अलावा बात करेंगे कि नीरजा, इसके अलावा बात करें निहार, अन्य की बात करें जैसे रश्मिरथी, ये सभी जो हैं एक ही लोग की रचना है। तो ये किसकी है? तो ये सभी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। तो आज का 50 प्रश्नों का सेट यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है बेहतर लगा होगा। आप लोग अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को एकदम जी जान से लगा दीजिए। आप लोग जितना भी पीछे पढ़े हुए हैं सबको रिवाइज़ करिए। जो भी नोट्स है आप केवल उसको रिवाइज़ करने का प्रयास कीजिए और जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर पाएँ। प्रैक्टिस के माध्यम से क्या होता है दोस्तों, जैसे आप 50 प्रश्न कर रहे हैं अगर हिंदी के, तो आपके जितने भी टॉपिक हैं, आप जितने भी टॉपिक पढ़े हुए हैं उन सब से प्रश्न होता है और आपका एक साथ पूरा रिवाइज होते रहता है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सिलेबस है,
हम पूरा सिलेबस एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते हैं। हम 2 टॉपिक 3 टॉपिक पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे पीछे वाला भूलता जाएगा। लेकिन जब आप प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन करते हैं तो एक ही दिन में आपके सभी टॉपिकों से प्रश्न बनता है और सभी का रिवीजन साथ साथ होते रहता है और आपके जो है वो हैबिट में बनना रहता है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।